नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लगातार लाइक करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। शेयर करते रहिए और हाँ, चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए ताकि कोई अपलोड जैसे ही हो उसकी सूचना आपको मिले। हमारे साथ आज हैं गौरव प्रधान जी। गौरव जी बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। सभी को प्रणाम। जी, गौरव जी, बिहार चुनाव के नतीजे दर्शक हमारे शाम को ये वीडियो जब देख रहे होंगे तो हर प्लेटफ़ॉर्म पे बिहार चुनाव और उसके बाद कल सुबह से नतीजे आने शुरू होंगे। दोपहर बाद तक उम्मीद की जाती है कि बिहार में क्या हो रहा है, ये स्थिति साफ हो जाएगी। अगर हम एग्ज़िट पोल्स की बात करें, हालाँकि मैं निजी रूप से बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता इन तरह के एग्जिट पोलों को, लेकिन उसके बावजूद भी सारे के सारे एग्जिट पोल और यहाँ तक कि हमने भी 2 ग्राउंड रिपोर्टर्स बिहार के जिन्होंने पूरा समय बिहार में चुनाव के दौरान घूमा, उनसे भी जब बात की कल प्रारब्ध पर, तो लगभग लोग यही कह रहे हैं कि सरकार तो नीतीश कुमार की वापस हो रही है, एनडीए की सरकार वापस हो रही है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बिहार चुनाव के जो भी नतीजे होंगे, वो गेम चेंजर होगा। गेम चेंजर जब मैं कहता हूँ, तो चाहे नीतीश कुमार सरकार की वापसी हो, तो भी ये गेम चेंजर होगा और अगर उनकी सत्ता चली जाती है और आरजेडी गठबंधन की सत्ता कांग्रेस के साथ आती है, तो भी बिहार के लिए गेम चेंजर होगा। कैसे? बिहार अगर नीतीश कुमार को वापस लेके आता है, एनडीए सरकार को वापस लेके आता है, डबल इंजन सरकार को वापस लेके आता है, मतलब बिहार पूरे देश के साथ अपने प्रगति और अपने उत्थान के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा क्योंकि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री का फिर से रिपीट होना। लेकिन अगर रिजल्ट इसके खिलाफ जाता है, तो फिर गेम चेंजर होगा कि बिहार एक बार फिर जंगल राज की तरफ अपने आप को बढ़ा लेगा, उसी जंगल राज के तहत जहां बिहार की बर्बादी शुरू हुई थी। आप जिस नजरिए से बिहार को देखते हैं, बिहार में आपके इतने सूत्र हैं और आपने अब तक बिहार के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला जब से चुनाव चल रहे हैं। आज नतीजों से पहले की शाम है। गौरव प्रधान जी बिहार विधानसभा चुनाव को गेम चेंजर मानते भी हैं या ये मेरा फितूर है? गौरव जी प्लीज। अवनीश भाई, सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत-बहुत प्रणाम। और गेम चेंजर जैसे शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि जो भी होगा भारतीय राजनीति के लिए अच्छा होगा। जिस तरफ भी करवट बैठती है जनता की, जनता जिसको भी चुनती है, वो अपना अलग होगा। लेकिन पिछले 75 सालों से इस देश में चुनाव का मतलब होता था 20% को अपने साथ लाओ और 80% को बाँट दो। और आप कोई भी राज्य देख लीजिए, ये मोडस ऑपरेंडी पिछले 70-75 साल से इस देश में चल रही थी, जिस पे किसी तरफ से और एक मीडिया का एक टर्म जो मीडिया ने इजाद किया था इस बीच में, इन सारे सालों में, वो था जो एक्सक्यूज दिया जाता था, वो होता था इनकम्बेंसी फैक्टर, कि भाई लोग बदलाव चाहते हैं, थक चुके हैं सरकार से कुछ। मैंने इस चीज को कभी नहीं माना। लोग सरकार से नहीं थकते हैं, लोग सरकार की हरकतों से थक जाते हैं। अगर सरकार की हरकतें, सरकार के काम करने का तरीका लोगों के बीच का हो, तो जिसमें लोगों का फायदा हो, तो कौन चाहेगा कि हमारी मतलब रिस्क लेना दाल रोटी पे, व्यवसाय पे। जिन लोगों ने व्यवसाय शुरू करा पिछले 15-20 सालों में बिहार में, जो काम कर रहे हैं, अगर आरजेडी की सरकार आती है तो उनको तो बोरिया बिस्तरा बांध के आज रात को निकल लेना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर आप लिख लीजिए कि किडनैपिंग और सारी चीजें फिर से शुरू हो जाएंगी, और वो आपको दिखता है। मतलब ये कोई हमारी अपनी सोच नहीं है, ये रैलियों में आपको दिखता है। वो गुंडागर्दी आपको दिख रही थी, वो जो भी चुनावी रैलियां हो रही थी, जो लोगों के क्लिप्स मैंने देखे हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा था, मैं चुप था बिहार चुनाव में, क्योंकि पहली चीज़ मैं अपने बहुत सारे कामों में व्यस्त था, जो मेरे सिर पे हैं, जो मैंने ले रखे हैं। पर दूसरा कारण ये था कि कहीं न कहीं कुछ इन्फ्लुएंस तो होता है मेरा, और जो मैं नहीं चाहता था कि किसी रूप में हो, एकदम शांत शुद्ध रहे। काहे के लिए अपनी टाँग अड़ाओ उसमें, ठीक है? बिहार की जनता संवेदनशील है, समझदार है। दूसरी बात, जब चेस होता है,
चेस आपने जो खेला है, देखो राजनीति आज की बात नहीं है, राजनीति मेरे ख्याल से जब से सनातन समाज का जन्म हुआ है, राजनीति हमेशा से रही है। और राजनीति का अर्थ केवल बुरा नहीं होता, राजनीति का अच्छा अर्थ होता है। राजनीति का मतलब होता है लोगों को एक साथ लाना, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए सकारात्मक राजनीति। नकारात्मक राजनीति हमारे देश में 70-75 साल से चलती रही, वो 20% 80% वाली। तो राजनीति का सबसे अच्छा खेल होता है शतरंज। शतरंज इससे नहीं जीता जाता कि कौन कितना तेज दौड़ रहा है और मोहरा कौन है। शतरंज इसलिए जीता जाता है जब दूसरा पक्ष सामने वाले को मजबूर कर दे चाल चलने के लिए, और वो तो जो बिसात बिस्ती है शतरंज की, अगर आपने महाभारत देखी है या पढ़ी है, शकुनी सबसे बड़ा शतरंज का खिलाड़ी है, क्योंकि शकुनी ये डिसाइड कर देता था कि पासे कैसे खेले जाएंगे। सारा पासों का खेल होता था, और उसमें युधिष्ठिर जैसे ईमानदार जो युवराज थे, उनको भी हार का सामना देखना पड़ा। बिहार चुनाव में शतरंज एक पाला तो 80 और 20% का गेम खेल रहा था पहले ही दिन से। मतलब उन्होंने 6 महीने पहले से जब यात्रा शुरू करी थी अपनी, और 20% को कंसोलिडेट करने की बात हुई थी और कोशिश करी दी थी। अगर आपको याद हो, राहुल गांधी की यात्रा जो बिहार में हुई थी, ये केवल उसी जगह निकली थी जहां 20% है। ये 80% की यात्रा नहीं थी। 80% भारत में हमेशा बिखरा हुआ समाज होता है, चाहे आप कोई भी राज्य देख लीजिए। तो अब इस तरफ अगर देखा जाए तो जो भाजपा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने जीवन में चुनाव नहीं हारे हैं, अपने व्यक्तिगत चुनाव आज तक नहीं हारे हैं। ये इस बात का, चाहे वो 2024 का यूपी चुनाव भी क्यों ना हो जिसमें बहुत सारे वोट कट गए थे, लेकिन वो फिर भी आप परसेंटेज वोट को हटा दीजिए, आप नंबर ऑफ वोट को हटा दीजिए, अंत रिजल्ट क्या हुआ? अंत रिजल्ट यही हुआ कि नरेंद्र मोदी बनारस से जीते, सारी कोशिशों के बावजूद। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसमें संगठन भी है, उसमें और लोग भी हैं, उसमें भाजपा के अपने लोग भी हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं हार पाए, क्योंकि ये 80-20 को तोड़ना, इसमें उनकी महारत हासिल है। अब आपको मैं लेके जाता हूं, आपसे मैं सवाल पूछता हूं अवनीश भाई, आप गोरखपुर और लखनऊ में रहते हैं, जो राजनीति का आज की डेट में देखा जाए यूपी का सेंटर पॉइंट बन गया है। 2017 में यूपी कैसे जीता था, आप बता सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चेहरा तो थे नहीं तो अगर 2017 की जीत के बारे में आप मुझसे पूछेंगे तो ये बूथ लेवल मैनेजमेंट था, संगठन था और नरेंद्र मोदी का ब्रांड था। ये तीनों, और जनता के अंदर एक उम्मीद ब्रांड मोदी से था कि वो जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के लिए चुनेंगे या करेंगे, वो उनके लिए सर्वोत्तम होगा, इसलिए दिया था। नहीं है अवनीश भाई, आपने जो, मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि मैं जानता था कि आप वही चीज बताएंगे जो मीडिया में बैठे हुए सारे लोग बोलते हैं। और बुरा मत मानिए इस बात का, ये भारत का 99% समाज यही चीजें बात करता है। जितने ठीक है, भी बिल्कुल। बड़े हाँ। चुनाव के जो विश्लेषक हैं, जो टीवी पे आजकल धमाचौकड़ी मचाए हुए हैं, आज रात को भी मचाएंगे, उन सबकी सोच 80-20% से आगे किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, उसी पे टिकी हुई, उसके बाहर नहीं है। मेरा व्यक्तिगत जो सोच है, और जो 2017 में सही भी हुई थी, बिहार और यूपी कई मायनों में
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश थोड़ा बिहार में चला जाए तो आपको लगेगा नहीं कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हो, आप बिहार से भी बात कर सकते हो। भाषा, व्यवसाय, परिधान, रिचुअल्स, छठ आप भी मनाते हो, बहुत सारे लोग यूपी में मनाते हैं, छठ बिहार में भी मनाई जाती है, ठीक है ना? तो यूपी और बिहार को एक ही। अच्छा, दूसरी बात, 2017 में क्या था, यूपी बुरी तरह से जात की राजनीति में बटी हुई थी। चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, यूपी जात में भंवर में फंसी हुई थी। और बिहार को अगर आप देखें तो बिहार भी भंवर में फंसा हुआ है। जात के आगे कोई बात नहीं करता है, जात बिरादरी इसके आगे कोई बात करना नहीं चाहता। डेवलपमेंट तो बैक सीट अप्रोच है। तो यूपी में क्या हुआ था, और यूपी कंट्रोल कौन करता था? मुलायम सिंह और मुलायम सिंह के भाई। उनको हराना असंभव था, क्योंकि उन लोगों ने इस तरह की जात की राजनीति बुन रखी थी, जैसे कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार में जात की राजनीति बुन रखी है। और अपने परिवार के अलावा कोई भी ना पार्टी का अध्यक्ष होता है, ना टॉप मिनिस्ट्रीज में होता है, ना कहीं और होता है। आप बता दीजिए अगर कोई है तो, ठीक है। तब क्या हुआ था? तब एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनी थी, और उस ड्राइंग को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है, बहुत आदर से, स्वर्गीय अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी ने, एक बहुत सम्मानित व्यक्ति जिनका मैं पर्सनल रूप से बहुत सम्मान करता हूं, जानता था अच्छी तरह से और मिलता भी था। उस व्यक्ति का नाम था स्वर्गीय अमर सिंह। अमर सिंह ने मुलायम सरकार के परिवार में वो बीज बोया जहां दो भाई फट गए, अलग हो गए, परिवार टूटा। अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, परिवार के दो हिस्से हो गए और भाजपा हो गई। वो जो इंजीनियरिंग थी जिसकी वजह से भाजपा की सरकार बहुमत लेके, भाजपा पार्टी बहुमत लेके आई, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ, क्योंकि यू नीड टू लीड बाय एग्जाम्पल। पर यूपी में एग्जाम्पल कैसे लीड करें? हमारे पास तो कोई था ही नहीं। हमने कभी सरकार बहुत लंबे समय से देखी नहीं। लोगों की मेमोरी 5 साल की नहीं होती, या 25 साल, 20 साल, 30 साल की बात करें। उसके बाद पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद 2022 में भी योगी सरकार आई, और 2027 में भी योगी सरकार का ही आना तय है। बिहार में क्या हुआ? बिहार में यही टेम्पलेट लगाई गई, तेजस्वी और तेज प्रताप। अब बिहार में पार्टियां गिन लीजिए जो आपस में लड़ रही हैं। तेज प्रताप, तेजस्वी, राहुल गांधी, खैर उनका कोई वैल्यू नहीं है, भाजपा, जन स्वराज, और आपका चिराग पासवान। जब इतने कोण लड़े जाएंगे, एग्रीमेंट है वो नहीं है वो अलग चीज है, पर बिहार में कम्युनिस्ट भी एक अच्छे फोर्स हैं, अच्छी सीटों पर लड़ रहे हैं। हाँ, बिहार में कम्युनिस्ट भी है। तो जब इतने हिस्सों में लड़ा जाएगा, जो बिहार का बॉर्डर एरिया है वहां कम्युनिस्ट हैं, वो नेचुरल कम्युनिस्ट हैं, ओवैसी है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, इसके अलावा वो निषाद हैं, साहनी, मुकेश सहनी हैं। हाँ, पर जो मूल चीज है वो थी कि जो परिवार इसको लेके चल रहा था, जो जोड़ के चल रहा था, उसका अंत निश्चित होना जरूरी था। वो जो भंवर था, उस भंवर में से बाहर निकलना जरूरी था। तो वही अरुण जेटली और अमर सिंह जी की टेम्पलेट बिहार में लगाई गई, क्योंकि बिहार में इसलिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, बिहार और यूपी
कई मायनों में और ज्यादातर हिस्सों में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर इस विचारधारा मतलब जो मेरी ये असेसमेंट है इसको अगर लेके चलें, तो कल भाजपा की बम्पर जीत है। और भाजपा की बम्पर जीत के बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार ही हैं। ये मैंने शायद 1 महीना, 1.5 महीना पहले लिख दिया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड्स कि भाजपा का रिजल्ट क्या होगा। ये मेरी सोच है, इसकी वजह से मैं उस रिजल्ट पे आया था। और अगर ऐसा होता है कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं, भाजपा आती है, तो मैं ये भी कंफर्म हूं अपने एनालिसिस पे कि नीतीश कुमार इस टर्म को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पे चुनाव लड़ा गया। अब आपको एक चीज बताएं बाब, आपने याद होगा शायद 2016 की बात है, जब भाजपा बिहार चुनाव हारी थी, जब मेरे को ईयर याद नहीं है, मेरे को उस पर लपेटने की कोशिश मत करना, मैं बता रहा हूं। इवेंट मुझे याद है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने बोला था बिहारियों के डीएनए के बारे में कमेंट करा था, और उस कमेंट को करने के बाद पूर्ण रूप से बिहार का चुनाव पलट गया था। जो भाजपा के फेवर में जा रहा था वो भाजपा के अगेंस्ट हो गया। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतने पके हुए खिलाड़ी हैं शतरंज के, इतनी बड़ी मूर्खता की उम्मीद उनसे नहीं थी। क्या उन्होंने ये मूर्खता करी? बिल्कुल करी, लेकिन सवाल ये है ये जानबूझ के करी गई थी। क्यों करी गई थी? आप उस चुनाव की थोड़ा सा गूगल सर्च करके पुराने वो निकालिए भाजपा के स्टेटमेंट, तो चुनाव लड़ना एक चीज है, लेकिन भाजपा के अंदर ही कितने सारे ग्रुप बने हुए थे। राजीव प्रताप रूडी एक थे, रविशंकर प्रसाद ये थे, गिरिराज जी एक थे, आपके सुशील मोदी एक थे, स्वर्गीय सुशील मोदी एक थे। सबके अपने कुंबे बने हुए थे। और अगर आपको याद हो तो 2017 से पहले वाला जो चुनाव था यूपी में, उसमें भी भाजपा के कुंबे बने हुए थे। हाँ, 2012 के चुनाव में भी था। और आप जिस बिहार के पिछले चुनाव की बात कर रहे हैं, मुझे गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। वो ये समय रहा है जिस समय मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति, बिहार के चुनाव, इन सब में इन्वॉल्व रहा हूँ। मोहन भागवत ने क्या कहा था? आरक्षण की पुनर्समीक्षा, ये सब क्या चीज़ें थी? तो ये जानबूझ के आ रहे थे, और जानबूझ के मैंने इस पे पूरे राइट अप लिखा था, क्योंकि कुछ युद्ध जीतने से पहले हारने जरूरी होते हैं, ताकि युद्ध में जो पॉकेट्स बनी हुई हैं, अपने अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, वो बिखर के एक साथ इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि कोई भी युद्ध इकट्ठा होके नहीं जीता जाता। बिल्कुल। उस डीएनए कमेंट के बाद जब भाजपा चुनाव हार गई, आज आपको वही जो 4-5 गैंग बने हुए थे भाजपा के, जहां सब चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अपने आप को डिक्लेयर करे बैठे थे, उनका कहीं अता पता है? सब समाप्त। उत्तर प्रदेश में सब गुटबाजी समाप्त हो गए। समाप्त है साहब। बिल्कुल। यूपी में 2012 में जब 2012 में तो जीतने का मतलब ही नहीं था, लेकिन उसके बाद जो भी गैंग थे, वो आपको गैंग दिखे, क्योंकि वो सारे गैंग, याद रखिए, योगी आदित्यनाथ के घुर विरोधी थे। चुनाव से पहले भी घुर विरोधी थे, जब योगी आदित्यनाथ एमपी थे। तो आज अगर देखा जाए यूपी में गुट बने हैं क्या? आपको अंदर ही अंदर हो सकता है हो, लेकिन खुल के कोई कोशिश गुट होती हो? है, कई बार मौर्य का कोशिश नाम लिया होती है। जाता है। हाँ, लेकिन वो मीडिया की बनाई हुई है, चंडू खाने की खबरें हैं, आप जानते हैं। बस, बस, कम बस, से वो कम उत्तर टीआरपी प्रदेश की बटोरने राजनीति को की, मैं बहुत अंदर से जानता हूँ। हाँ, टीआरपी बटोरने का तरीका है, और बिल्कुल। यूट्यूबर्स को अगर वो मसाला नहीं मिलेगा, तो उनके चैनल कैसे चलेंगे? लेकिन जो गुटबाजी यूपी में खत्म करी थी, वही गुटबाजी डीएनए कमेंट पे बिहार में करी। उसके बाद आप नीतीश जी के साथ आए। नीतीश जी अब आखिरी गुट थे
जिनका एक टांग आरजेडी में रहती थी, एक टांग भाजपा में रहती थी। उन्हें जहां फायदा होता था उस टांग पे जाके खड़े हो जाते थे। तो उनको भी एक बार जाने दिया कि जाइए आप आरजेडी में जाइए, आरजेडी के साथ सरकार बनाइए और मजे लीजिए। जब वो वहां दुखी हो गए, क्योंकि इंसान को आप कोई राय दें और कुछ समझाएं तो समझ में नहीं आता। बच्चे को आप बोलिए कि आग में उंगली मत डालो, मोमबत्ती में उंगली मत डालो बेटा, जल जाओगे, लेकिन वो सुनेगा नहीं। जब तक डालेगा नहीं तब तक उसको समझ में नहीं आएगी। वही नीतीश जी। तो नीतीश जी जो आखिरी गुट थे, मैं नीतीश जी को भी गुट ही बोल रहा हूं। बिल्कुल। नीतीश जी जो बिहार में आखिरी गुट थे, उन्होंने भी अपनी दिमाग को दुरुस्त कर लिया और इस चुनाव में ऐसा कोई कमेंट नहीं करा जो चुनाव के अगेंस्ट जाए। तो ना गुट है, ना नीतीश जी का गुट है। भाजपा ने चुनाव एक से लड़ा है और बाकियों ने वही ढार के तीन पात, जात से ऊपर बढ़े नहीं और वही गाली गलौज बदतमीजी भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए, बाहरी हैं, गुजराती हैं। क्या गुजरात भारत का हिस्सा नहीं है? राहुल गांधी क्या पटना में पैदा हुए थे या झुमरी तलैया में पढ़े लिखे हैं? वो भी तो इटली से आए हैं। ठीक है, तो ये चीजें अब बिहारियों को समझ में आ रही हैं, हमारे बिहारी भाई बहनों को समझ में आ रही हैं। दूसरी जो मैंने एक चीज और लिखी थी, दो ही चीजें लिखी थी मैंने छठ पूजा से शायद 1 महीना पहले, और मैंने ये लिखा था कि अगर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर छठ पूजा को पूरे विधि विधान से, पूरे सम्मान से, साफ यमुना में छठ पूजा करा देंगे तो बिहार चुनाव भाजपा की झोली में कंफर्म है। क्योंकि ये चीजें दिखती हैं। देखिए, जो चीज आपसे जुड़ी हुई हो वो चीजें दिखती, बहुत छोटी चीजें हैं। अब आखिरी तीसरी बात, आपने जिक्र करा एग्जिट पोल का। पहली बात, आपको तो याद ही होगा ना, 2024 लखनऊ हम सब साथ में थे। हम सारे साथ थे। एग्जिट पोल का क्या हाल हुआ था ये। बिल्कुल। अवनीश भाई, एक सवाल आपसे है, आप इन चीजों को ज्यादा देखते हैं, अभी भी आप कहीं टहल के आए हैं बहुत बड़े मंच पे, ये मतलब आप तो महान लोगों में से हैं। आप ठीक है। मेरे को ये बताइए कि एग्जिट पोल भारत में कब शुरू हुए? मुझे याद नहीं आता है ये मीठा यादव, योगेंद्र याद आता है सफोलॉजिस्ट के तौर पर। एग्जैक्टली आप पूछेगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इंट्रो में ही कहा, मैं नहीं मानता एग्जिट पोल। एग्जिट पोल 2024 से पहले थे, 2014 से पहले थे। मुझे नहीं लगता थे। सही करेक्ट। कह रहे हो। 2014 के बाद क्यों आए? क्योंकि सबकी दुकानें खुली हैं एग्जिट पोल के नाम पे 2014 के बाद। अब एग्जिट पोल, मेरे दर्शक, में अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, मेरे काम करने का तरीका अलग होता है। अवनीश भाई, आप वोट दे के निकले, ठीक है, या तो बूथ के 200 मीटर के बाहर या वोट देने के अगले दिन मैं आता हूं, आपके मुंह में माइक घुसा देता हूं और आपसे 10 सवाल पूछता हूं चुनाव के बारे में। आप मेरे को कितना % सही जवाब दोगे? आपकी आवाज म्यूट है। सर वो छोड़िए, मैं तो आपसे और अपने दर्शकों से भी पूछता हूँ, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये प्री पोल सर्वे वाले कोई आए हों या ये एग्जिट पोल सर्वे वाले कोई आए हों? मैं कोई उसी मैं उसी दर्शक जरा नीचे लिख दे, बता मैं दे मैं कि हाँ उसी साहब पे मेरे आ रहा पास आए। हूं। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं गाजियाबाद में रहता हूं। मेरा बूथ जहां पर है, जहां मैं वोट डालता हूं, और 2014 से नियम से मैं वोट डालता हूं। उससे पहले मैं विदेश में था तो नहीं डाल पाता था, लेकिन 2014 के बाद नियम से मैंने वोट डाले हैं। अवनीश भाई, हर बार वो पूरा दिन मेरे लिए
एक उत्सव से कम नहीं होता है। बिल्कुल। पहली चीज़, जब मैं वोट डालने जाता हूँ अपने बूथ पे तो बहुत सारे मित्र मिलते हैं, कॉलोनी में एक-दूसरे से नहीं मिल पाते हैं किसी कारणवश, पर उस दिन मिलते हैं तो आराम से समोसे, चाय चलती है। वोट डालने से पहले और वोट डालने के बाद, और मैं भाजपा के बूथ पे या कांग्रेस के बूथ पे बैठ के लोगों से गप्पे भी मारता हूँ। दुश्मनी नहीं है हमारी, भाजपा पे भी बैठते हैं, कांग्रेस सब कॉलोनी वाले ही हैं। उसके बाद मैं गाड़ी उठा के कम से कम 10 बूथ पे जाता हूँ, क्योंकि सब जगह कोई ना कोई मेरे काम की वजह से लोग मुझे जानते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है, लोगों से जाता हूँ, मिलता हूँ, क्या बातचीत हो रही है वो जानने की कोशिश करता हूँ। अवनीश भाई, आज तक मैंने ये कोई सेफोलॉजिस्ट मेरे मुँह में माइक घुसाता हुआ या कहीं पर भी मुझे दिखा नहीं। ये डेटा लाते कहाँ से हैं? साहब 19 का चुनाव, 17 का चुनाव, 24 का चुनाव, आप जानते हैं कि केवल मीडिया के चलते नहीं, मैं जो आईसीसीआर की मेरी ज़िम्मेदारी है, उसके तहत मैं बूथ दर बूथ, मैंने कम से कम एक-एक दिन में 100-100 बूथ, वोट पोलिंग वाले बूथ, मैं वही कह रहा हूँ, ये कहीं नहीं, इसीलिए इनका कोई मतलब नहीं है, ये माहौल है निश्चित तौर पर। अब अच्छा गौरव जी, आप कुछ अब 1 बताएँ, मिनट, एक 1 चीज़ मिनट, ज़रूर 1 मिनट, बताइएगा, 1 मिनट, 1 सुन लीजिए, हाँ, सुन तो लीजिए सर, आप सारी बातें बताइए लेकिन एक चीज़ बिना बताए मैं आपको जाने नहीं दूँगा, बिहार में अरुण जेटली और अमर सिंह कौन है? ये बताइएगा। ज़रूर। तो ये जो सेफोलॉजिस्ट बने बैठे हैं, ये चाहे जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। आजकल तो भीड़ आ गई है, हर 900 रुपए का माइक चाहिए और एक फ़ोन चाहिए और हर आदमी सेफोलॉजिस्ट है, हर आदमी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हर आदमी जर्नलिस्ट है। इनके सैंपल साइज़ क्या हैं? 5,000 से लेके, जो ये बोलते हैं, 5,000 से लेके 50,000। अवनीश भाई, बिहार की वोटिंग पॉपुलेशन कितनी है, आपको पता होगा? एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं याद है, करोड़ों में है वो दर्शक या समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए 2 करोड़ भी है या 1.5 करोड़ भी है, उसमें 50,000 का सैंपल क्या है? और जब आपने लोगों के मुँह में माइक घुसा दिया तो लिख के रख लीजिए, कोई आपको सच नहीं बोल रहा। बिहार और यूपी के लोग बहुत शाणे होते हैं, ठीक है? गौरव जी, लोग कहेंगे मैं आपको टोक रहा हूँ, मुझसे अगर आपने इन सर्विस की सच्चाई पूछी ना, एक-एक रग-रग जानता हूँ साहब, कोई कहीं निकलता नहीं है, फॉर्म खरीदे जाते हैं, आदमी खरीदे जाते हैं, डेटाज़ वहाँ से भेज देते हैं, डेटा की चलती-फिरती दुकानें हैं। इस समय कम से हुँ। कम 20 ऐसी दुकानों को मैं जानता हूँ, जो पटना में पिछले 2 महीने से मुझे और पैसे दोनों काट रहे हैं। ठीक? आ गई बात समझ में? अब लोगों को लग रहा होगा मैं इन लोगों की बुराई करना चाह रहा हूँ। नहीं मित्रों, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ। सब बेचारे अपनी रोटी-रोज़ी कमा रहे हैं। उनका भी एक धंधा चल गया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बाद, वो कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, करने दो। जिससे देश का नुकसान ना हो, लोगों का नुकसान ना हो, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपको सही आंकड़ा देखना है, बिहार चुनाव का या किसी भी चुनाव का, तो दिल्ली से बिहार की ट्रेन में बैठ जाइए स्लीपर क्लास में, चुपचाप। और वहां अपना आईफोन मत खोलिएगा, वहां अपना लैपटॉप खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप बैठिए और लोगों की बातों में इंगेज हो जाइए। आपको पता चल जाएगा हवा किस तरफ जा रही है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जहां से आप लोगों का मूड को समझने की कोशिश करते हैं, जिसको मैं बोलता हूं प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। बिल्कुल। मैं प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स पे काम करता हूं। अगर मुझे बिहार चुनाव का रुझान देखना है और उस पे अपना एनालिसिस लिखना है, मतलब कहाँ सरकार बन रही है, जो सेफोलॉजिस्ट कर रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं दिल्ली से पटना की एक ट्रेन लूंगा और थर्ड स्लीपर में, एसी में नहीं, थर्ड स्लीपर में चुपचाप खिड़की के किनारे या बीच में बैठ के लोगों को केवल ऑब्जर्व करना है। वो होता है एनालिसिस। तो इस एनालिसिस पे बिल्कुल। मैं बिल्कुल नहीं जाता। ये एनालिसिस कई बार गलत हुए हैं और होंगे। ये कोई साइंटिफिक नहीं है, जो कितने भी साइंटिफिक बोल लें। भाई साहब, 1.5 करोड़ में नहीं है अगर आप साहब, 50 लाख, 1 लाख, 2 कोई लाख सवाल भी नहीं। अगर सैंपल है, तब भी वो बहुत कम सैंपल है।
कम से सैंपल कम छोड़िए 20 साहब, खरीदे हुए सैंपल हैं। ठीक है, तो ये केवल टीआरपी का गेम है और कुछ बिल्कुल। नहीं है। बाकी आपने प्रश्न पूछा बिहार बिहार में के अरुण जेटली और स्वर्गीय अमर सिंह कौन? अवनीश भाई, इसको समय के लिए थोड़ा छोड़ते हैं। हर चीज हर चीज मैं टीआरपी के लिए नहीं बोलता हूँ। कुछ नहीं, हम जिम्मेदारियां, टीआरपी के लिए ये सवाल भी नहीं पूछ रहे, चूंकि कुछ आपने कुछ वो कुछ 17 याद दिलाया देखिए, और वो होता 17 हुआ दिखाई दिया है ना। मैंने 17 आपको याद दिलाया, यूपी 17 याद दिलाया आज, बिल्कुल। और शायद मैंने लिखा है 3 साल 4 साल पहले। और कहिए ठीक तो है? एक बात खोल दूं दर्शकों के हाँ, सामने। जी, यूपी चुनाव 17 से पहले हम दिल्ली में मिले थे, याद है? जी, एक लंबी मीटिंग हुई थी, आपको जी, याद होगी। तमाम जी, तरह की चीजें हम लोगों ने बात किया था और जी, वहां पर एक उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, वो बैठे हुए थे और उन्होंने जी, क्या-क्या चीजें बताई थी। तो वो जो जी, आप कह रहे हैं ना कि चुपचाप बैठ-बैठ के महकना, और वहां पर हम 4-5 उत्तर प्रदेश वाले ही थे और आप थे। तो ये मेथोडोलॉजी वाक़ई में काम करती है और आप जब 17 की याद दिला रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो बिहार में भी गौरव जी ये दिखाई दिया है। एनडीए जिस तरीके से एक-एक असंतुष्ट कैंडिडेट को 7 दिन कैंप करके अमित शाह मैनेज कर रहे हैं। एक साथ एनडीए का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा एक साथ, सारे कैंडिडेट एक साथ। आप सोचिए, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी के कैंडिडेट के लिए योगी आदित्यनाथ जाके कैंपेन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। तो ये एकजुटता, और दूसरी तरफ आपने भरभराता हुआ विपक्ष देखा है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना तरीका, ये हम लोगों ने जिया है साहब, ये हम लोगों ने जिया है। कहाँ 17 देखिए, और कहाँ हम आज बैठ के बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो हम लोगों की शुरुआती मुलाकात थी, 2 या 3 मुलाकातों में से हाँ, और शुरुआती आपने मुलाकातों में से थी। आपने जी। एक चीज़ आपने एक चीज़ भूल गए। हम किसी का नाम नहीं लेंगे कि कौन बैठा था, और वो उचित भी नहीं है। हम अपनी जो मीटिंग्स होती हैं उसके लोग नहीं बताते। हाँ, मैं था, अवनीश भाई थे, लेकिन मैं ये बोलूँगा जो बाकी लोग बैठे थे, चाय-पकौड़ी और उसके बाद लंच भी करा था, कुछ बहुत पावरफुल लोग थे हम लोग। बिल्कुल, बहुत पावरफुल लोग थे। तो आज गौरव जी मैं सच बताऊँ, जिस समय ये वीडियो जाएगा उस समय कम से कम लाखों वीडियो बिहार पर फ़ोकस्ड होंगे, बिहार बिहार पर तैर रहे होंगे बाज़ार में। लेकिन दर्शकों, आप सबको बिहार के चुनाव से पहले, और इसे कहते हैं कि हमने कहा ना गेम चेंजर होगा। अगर बिहार में ये सरकार कंटिन्यू करती है, तो बिहार अपनी प्रगति को लेके आगे बढ़ता जाएगा, ये भी गेम चेंजर होगा। दूसरा, अगर उलट नतीजे आ जाते हैं, तो बिहार किस तरीके से जंगल राज की तरफ अपनी वापसी करेगा, ये भी तो गेम चेंजर ही होगा। तो कल नतीजों का प्रतीक्षा करेंगे। जी। ये एक चीज़ जो बतानी ज़रूरी है, बिहार चुनाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और हुँ, कल के रिज़ल्ट भारत की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि राहुल गांधी का बिहार चुनाव से पहले, दूसरे चरण से पहले भाग जाना विदेश, ये दर्शाता है कि राहुल गांधी की पार्टी को वॉश आउट है उनका, हुँ, और उनको बिहार चुनाव से कोई उम्मीद नहीं है। जो एक स्ट्रैटेजी थी बिहार चुनाव की, वो स्ट्रैटेजी उनकी फेल हो चुकी है, और उनकी स्ट्रैटेजी नहीं होती है, स्ट्रैटेजी बाहर से बाहर आती है, से। वो तो कठपुतली की तरह नाचते हैं। वो स्ट्रैटेजी फेल हो चुकी है, क्योंकि इनका ये था कि बिहार चुनाव अगर आरजेडी के पाले में चला जाएगा, तो नीतीश कुमार से को फोर्स कर देंगे, नरेंद्र केंद्र मोदी से सरकार। हटा लें, हुँ, और अगर नरेंद्र मोदी से सपोर्ट हटा लें, तो नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल। आपको बोलना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोगों को नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझदार हैं, आप सब लोग समझदार हैं, आपको समझ में आ रही होगी मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। वोट चोरी केवल कांग्रेस का या विपक्ष का नैरेटिव नहीं है। वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता और मंत्री के नॉलेज में भी है, जो कई समय से 2013 से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। क्या चाहते हैं, मैं एथेनॉल चर्चा शुरू कर दूँ? रहने दीजिए साहब। अरे मैं भाई, बिल्कुल। हम तो
हम तो विस्की वाले हैं, इथेनॉल नहीं पीते, ठीक है? और हमारी ओला, उबर में पता नहीं कौन-सा तेल पड़ता है, हमें उससे भी मतलब नहीं, हम तो उससे सो क्या रहे फर्क हैं। उसमें सीएनजी पड़ती है, सीएनजी में इथेनॉल नहीं होता है। तो तो वो भी एक तरह से बहुत बड़ा आघात बड़ा लगना है। बिल्कुल इन्होंने चंद्रबाबू नायडू, हम 2-3 दिन बाद दिल्ली ब्लास्ट की बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे साहब। लेकिन आपको एक क्लू दे दूं कि दिल्ली ब्लास्ट की जो भी एक्सपोजर हो रहा है, खास तौर से वो पॉइजन, उस पॉइजन का एक तरीका था, एक जो कारण था, वो नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना था, और उसका मैं ताड़ जोड़ देता हूं। अगर तिरुपति में वो पॉइजन होता यस यस, तो चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर रह पाते, बिल्कुल नहीं रह पाते। और बिल्कुल और साहब, बिल्कुल बिहार। चंद्रबाबू चीफ मिनिस्टर अगर नहीं रह पाते, ठीक है, जो अमोनियम नाइट्रेट फटेगा वो तो बाद में फटेगा, और उसके लिए आपको बेरूत के वीडियो देखने जरूरी हैं 2020 के। अब मैं आगे नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि फिर हम 3 दिन के बाद जो दिल्ली ब्लास्ट पर आपके साथ डिटेल चर्चा लेके आ रहे हैं, उसका सारा ट्रेलर आप यहीं अगर दे देंगे तो फिर आगे हम क्या बात करेंगे। लेकिन दर्शकों, प्रतीक्षा करिएगा। बिहार के चुनाव के नतीजे कल आएंगे, बिहार की दशा और दिशा दोनों तय हो जाएगी। और जिस तरीके से उम्मीद है, और हमें भरोसा रखना चाहिए बिहार के समृद्ध मतदाताओं पर कि उन्होंने जो किया है वो कल सामने आएगा और अच्छा आएगा। गौरव जी, आपने हमें समय दिया। और दर्शकों, थोड़ा-सा ये वीडियो हमारा गंभीर है, इसलिए बिहार की सनसनाती हुई चर्चाओं के बीच इसे आराम से सुनिएगा। गौरव जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और 3 दिन के बाद मैं आज ही तय करा ले रहा हूँ दिल्ली ब्लास्ट पर। हम कोई ब्रेकिंग नहीं देते, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट पर इनसाइट से लेके और आगे क्या होगा, कैसे हुआ, क्या हो सकता था जो नहीं हुआ, वो सारी बातें करेंगे। गौरव जी, एक बार फिर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा गौरव जी के साथ समाप्त करेंगे। चैनल को आपने आप सब्सक्राइब किया है, बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप इसी तरह लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए। जी गौरव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप सभी को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। सभी भारतीयों को शुभकामनाएं। कल जो होगा वो बिहार की दशा दिशा तय करेगा, और केवल बिहार की नहीं, वो भारत की भी दशा दिशा तय करेगा। क्योंकि मानिए या ना मानिए, पर यूपी और बिहार इस देश के इंजन हैं, जो गाड़ी को वहीं ले जाएंगे जैसे कि इंजन के ड्राइवर होंगे। तो बिल्कुल सर। उम्मीद करते हैं कल महादेव सबको आशीर्वाद दें, और हम कोई सैफोलॉजिस्ट नहीं है, हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे। जो करनी थी वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे लिख दी है 1 डेढ़ महीने पहले। होगा वो ही जो मैं लिखता हूँ, बाकी महादेव की कृपा। बिल्कुल आप साहब, वही सबको है, बहुत वही बहुत जो राम धन्यवाद। रच रखा। आप सबको प्रणाम, जय नमस्कार, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।